नमस्कार। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के उस हाई प्रोफाइल सीट के बारे में जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। जी हां, आज हम बात करेंगे गाजीपुर सीट की, जहां कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। और अगर एक तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और सपा की तरफ से अफजाल अंसारी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पारसनाथ राय। हालांकि लगातार दिग्गज नेता चुनावी प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने सांसदों के लिए हुंकार भर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जातीय समीकरण क्या होने वाला है, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी, बीजेपी प्रवक्ता ऋचा राजपूत जी, सपा प्रवक्ता आजम खान जी, वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश यादव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं ऋचा जी से करना चाहूंगी। ऋचा जी, अगर बात गाजीपुर सीट की करें तो पारसनाथ राय कितना तैयार है? क्या लग रहा है आप लोगों को, गाजीपुर सीट आपके पाले में ही आएगी? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। देखिए, जो गाजीपुर लोकसभा सीट है वो कई मायनों से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इस लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि अगर हम पूर्वांचल की तरफ नजर डालते हैं तो जो पूर्वांचल है उसने 2014 के बाद से चुनने का एक मौका मिला। जिस पूर्वांचल को, जिस गाजीपुर को हम लोग एक समय पे गुंडा राज, माफिया राज की तरह से देखते थे, और कहीं ना कहीं आपकी एक बात सही है जो आपने कहा कि जातिगत समीकरण, और ये कहीं ना कहीं हमारे यूपी का भी एक दुर्भाग्य है कि हम लोग जाति के हिसाब से जिस तरीके का गाजीपुर का जाति समीकरण बनता है, यदि आप 2014 का चुनाव देखें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे खासे वोट लेके जीत दर्ज की थी। लेकिन जब वहां से दोबारा भारतीय जनता पार्टी लड़ी तो उसके वोट की जो संख्या थी उसमें बढ़त हुई। ऐसा नहीं कि हम अपने वोट से पीछे गए, परंतु एक दुर्भाग्य जो जातिगत समीकरण है जिसमें हमेशा ये इंडिया अलायंस खेलता है, और जब इसको पहले दूसरे चरण के बाद लगा कि नहीं, अब जो ये प्रमुख प्रमुख जगह जैसे पूर्वांचल, कहते हैं यूपी की जो राजनीति की चाबी है ना वो पूर्वांचल खोलता है, तो इन्होंने उसमें एक अल्पसंख्यक को टिकट दिया। वो भी किसको दिया? मुख्तार अंसारी के भाई को। वो मुख्तार अंसारी जिनकी मृत्यु के बाद ये अफजल अंसारी जी ने बोला कि हम उनकी मृत्यु भूले नहीं है, 4 जून को हिसाब किताब होगा। इस तरीके की धमकी वाली राजनीति किसके सहारे पे? केवल अपने वोट बैंक के सहारे में। तो इन्होंने भी अल्पसंख्यकों को हमेशा केवल अपना वोट बैंक समझा है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने लगातार 2004 के बाद सतत काम किया है, चाहे वो अंत्योदय के लिए काम करना हो, चाहे वो गरीबों के लिए जन कल्याण योजना हो, चाहे वो सुशासन का भी हो। 2005 में जिस तरीके से मऊ के दंगे हुए थे, मतलब पहली बार ऐसा इतिहास में रहा होगा कि एक एक महीने के लिए सारी व्यवस्थाएं ठप कर दी गई थी। खुले जीप में ये लोग AK-47 लेके घूमते थे। लेकिन आज जो एकदम कहते नहीं बिल्कुल ड्रामेटिक चेंज हुआ है पूर्वांचल में, वो देखने काबिल है। चाहे आप हाईवे ले लीजिए, चाहे वो किसी गरीब को जो योजनाएं मिल रही है उसको ले लीजिए, सबसे बड़ी बात सुरक्षा। जो महिला असुरक्षित हुई है वहां पर, तो ये बहुत बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक में भी है। अल्पसंख्यक महिलाएं भी आज के टाइम पे पूरी तरीके से इस इंडिया अलायंस के भरोसे को नकार चुकी है, और उनका भरोसा आज भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने इसको 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है, और जो भी इनके रहने खाने की वजह से जो ये समाज की महिलाएं पिछड़ रही हैं उससे आजादी दिलाई है। तो इस बार भी मुझे लगता है जी, यानी इस बार भी आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग ही, मतलब उस सीट पे आपका ही कब्जा होने वाला है? देखिए, अभी तक तो लगातार 2004 के बाद जो सीट आई, 2019 में हमने बढ़त ली, और इसके बाद भी जो आएगा तो हम बढ़त क्योंकि हमारा काम रुका नहीं है। जो योजनाएं हम पहले दे रहे थे उसको हमने डबल इंजन की सरकार बना के दोबारा दी, और इस बार अगर मिलेगा तो फिर हम लोग 3 गुनी ताकत से अब जनता के बीच में जाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे थे, लेकिन जब वो चुनाव प्रचार करने गाजीपुर आए थे तब तो वो कह रहे थे कि चुनावी हवा बदल चुकी है गाजीपुर में। अखिलेश यादव जी तो जहां जाते हैं वहां की हवा बदल जाती है। इतनी तेज हवा चलती है कि इनके आधे कार्यकर्ता रैली के टेंट के ऊपर बैठ जाते हैं। तो अखिलेश यादव जी की जितनी भी बातें वो निराधार है। बेचारे कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो ये लड़कों की जोड़ी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और हार चुकी है, लेकिन उन्होंने उसे सबक नहीं लिया है। अभी भी वो इसी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वो जिसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जब वो OBC आरक्षण की बात करता है तो उस पर कोई सफाई नहीं देते, मौन स्वीकृति देते हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, हमको आपको चर्चा होती है, सब देखते हैं और सब इस बात को समझते हैं। चलिए ऋचा जी, ठीक है। आजम खान जी भी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता, उनसे जवाब ले लेते हैं। आजम जी, क्या लग रहा है आप लोगों को? जी सबा, जहां तक गाजीपुर लोकसभा का सवाल है,
आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। इनके सिर्फ एक नेता थे, मनोज सिन्हा, जो अभी तक वहां से गाजीपुर से लोकसभा पहुंच चुके हैं, जो पिछले दरवाजे से जाके बैठे हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के। इनके पास जो ना तो प्रत्याशी है, बड़े मुश्किल से एक प्रत्याशी लाके इन्होंने दिया है जो अफजाल अंसारी के खिलाफ है। जो लोकसभा में 5 विधानसभा आती है सभा, 5 में 4 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कब्जा है, यानी 4 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का विधायक है। और 5वीं विधानसभा जो उनके पास है, सुहेल जो के पास है, यानी ओम प्रकाश राजभर जी के पास है, वो भी हमारे साथ उस टाइम 2022 में गठबंधन में थे। यानी गाजीपुर में हम लोगों के पास क्लीन स्वीप है, मतलब भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं है गाजीपुर में। और जो भाजपा की प्रवक्ता बड़े बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पूर्वांचल एक्सप्रेस में कब अलाइनमेंट समाजवादी पार्टी का है, जो आज पूर्वांचल के लोग गाजीपुर तक फर्राटा भर रहे हैं, उसका 100% योगदान समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। उसका पूरा का पूरा अलाइनमेंट, जमीन अधिग्रहण और मैपिंग पूरी समाजवादी पार्टी की है। अगर इसे कोई दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं इनकार कर सकते हैं तो बताएं। तो आजम भाई, यमुना एक्सप्रेस वे का भी अलाइनमेंट बसपा सरकार ने दिया है, तो आप क्यों क्रेडिट लेते हैं? मायावती जी ने क्रेडिट नहीं लेते, हम आगरा एक्सप्रेस वे का क्रेडिट लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा 100% बनाया उसे। आगरा एक्सप्रेस वे हमने 100% बनाया है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारी सोच का नतीजा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी के सोच की नतीजा है कि आज पूर्वांचल के लोग फर्राटा भर रहे हैं। इसलिए आंकड़े हमारे पक्ष में है और सेंटिमेंट भी हमारे पक्ष में है। जो इस वक्त इंडिया अलायंस की हवा चल रही है, जिसमें कि इनके रैलियों में आदमी ढूंढे नहीं मिल रहा, और हमारी रैलियों में आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ हो रही है, जिसको कि इनका प्रशासन नियंत्रित नहीं कर पा रहा। हमारा प्रशासन होता तो बात छोड़ दीजिए, ये भाजपा का प्रशासन जो कि भाजपा प्रो है, वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा है भीड़ को। यानी बहुत सारी गाड़ियां आने नहीं देता, करने नहीं देता, उसके बावजूद अपरंपार भीड़ हो रही है। इसलिए ये सीट, और जहां तक रहा अफजाल अंसारी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो 5 बार विधायक रहे और 2 बार सांसद रहे, यानी बहुत ही अनुभवी नेता है। उस क्षेत्र की नस नस को वो जानते हैं, कहाँ क्या काम करना, कहाँ क्या नहीं, क्या जरूरत है। तो ठीक है सभा, इसलिए हम उसको 100% विनिंग सीट है, उसमें कोई इफ और बट है ही नहीं। चलिए ठीक है आजम जी, फिर आपका रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश जी का रुख करते हैं। ब्रिजेश जी, अगर बात करें तो 2014 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी, फिर 2019 की बात करें तो सपा बसपा का गठबंधन था, और फिर यहाँ से अफजाल अंसारी सांसद बने। अब की अगर बात करें तो अब इंडिया गठबंधन से अफजाल अंसारी सपा से है सामने, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? नहीं, बड़े बदलाव की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन पिछली बार और इस बार की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। पिछली बार अफजाल अंसारी बसपा से चुनाव लड़ी थी, और तब मुझे क्षेत्र में जाने का मौका मिला था, इस बार भी जाने का मौका मिला मुझे। है क्या कि जब बसपा के हाथी से चुनाव चिन्ह में जब लड़े थे, तो मजबूती से उनके साथ यादव, मुस्लिम और दलित, मैंने इतना ध्रुवीकरण जबरदस्त ढंग से, अब वोटिंग भी जबरदस्त, मैंने उनका अध्ययन किया था तमाम पोलिंग का, तो 80% पोलिंग जो दलित बहुल वो थे वहां पर देखा था, 80-85% तक पोलिंग। इस बार थोड़ा अलग स्थितियां हैं। अलग स्थितियां ये है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी से भी बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं, और क्योंकि उनका आधार रहा है। लेकिन एक चीज वहां पर दिखती है मुझे कि जो बसपा का जो वोटर है वो अपने पार्टी के साथ जाता मुझे दिख रहा है। कई ऐसे गांव में जाइए तो जहां पर सपा का वोटर भी है, और जो मायावती का सजाती वोटर है वो अपना एक मजबूती से बना हुआ है कि साहब हम चाहे हारे या जीते मैं जाऊंगा। अब इन तमाम गणित में दूसरी चीज और है, दूसरी चीज ये है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों जो हैं पिछले विधानसभा में वो जो है जो 5 सीटें जीते लगातार, तो उस समय बिल्कुल आ गए थे उनके साथ।
और ओम पिछले 2019 में ओम प्रकाश राजभर बगावत कर रहे थे और इस बार वो बीजेपी के साथ हैं। अब समीकरण क्या बनेंगे? वैसे भी अफजाल अंसारी का अनुभव है, उस क्षेत्र को जानते हैं, वो उनका जनाधार रहा है। अब लेकिन तमाम ऐसे समीकरण होते हैं जो बात को पता चलते हैं जब मतदान होने लगता है। लड़ाई वहां कड़ी है, लेकिन क्योंकि अफजाल अंसारी का वो क्षेत्र है तो वो कितना बेहतर लड़ेंगे वो देखना होगा कि मतदान के समय पता चलेगा। अभी फिलहाल ये अनुमान लगाना कठिन है कि क्या वो होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि लड़ाई वहां पर थोड़ी कड़ी हो गई है, कारण के समीकरण ऐसे हैं। चलिए ठीक है ब्रिजेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, अखिलेश यादव जी का रुख करते हैं। अखिलेश यादव जी, अगर बात करें तो गाजीपुर सीट ऐसी सीट है जहां सेम सांसद रिपीट नहीं होते, तो इस बार क्या लगता है, रिकॉर्ड टूटने वाला है या फिर 2014 वाला इतिहास बीजेपी रिपीट करेगी? देखिए, आपके चैनल से जुड़ने के साथ साथ और जो भी मेहमान हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे बड़ी चीज है कि पूर्वांचल की राजनीति को अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी के जमाने से सांसद अफजाल अंसारी ने अपनी शुरुआत करी थी और एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि इन्होंने जब अपने छात्र जीवन के बाद से राजनीति शुरू की तो उस पीरियड का समय कुछ और था, लेकिन हालात के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया और कुछ ऐसा हालात बना जिसके वजह से आज मैं उन पुरानी चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जैसे हालात बना इसके लिए राजनीतिक लोग खुद जिम्मेदार हैं। और क्योंकि पहले होता था क्या कि पार्टियां, बड़े बड़े लीडर जब कहीं जाते थे स्पीच देने तो हम 70 के दशक में, 80 के दशक में हम देखते थे कि लड़के कलम और कागज लेकर जाते थे, उनके स्पीच को नोट करते थे, उसमें पॉइंट नोट करते थे और उनसे एक सीख लेते थे। लेकिन समाज में जिस तरह से गिरावट आई है और उस गिरावट के साथ साथ एक नेता दूसरे नेता को जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जो आने वाले भविष्य के लिए एक चिंताजनक चीज है। और दूसरी चीज ये मैं बता दूं, अभी आपने कहा कि इनकी स्थिति मजबूत, तो मजबूती का कारण ये है कि कभी मोहम्मदाबाद से लेके करैल का जो इलाका हुआ करता था वहां पर गरीब जाति के जो लोग रहते थे तो उनको कभी इंसाफ नहीं मिलता था। हमारी बात का कोई बुरा न माने, जो यथार्थ है और जो सही है मैं वही बता रहा हूँ। हम मऊ दंगा जब हुआ था तो उस दरमियान मऊ दंगे में हम सहारा समय में काम कर रहे थे और उस पीरियड में हम वहाँ ड्यूटी पे थे। ओनली फॉर एक मैं अकेला पत्रकार था जो कि पूरे जिले का मैंने वीडियो और विजुअल बनाया था। उस पीरियड में जिला जल रहा था और वहाँ के डीएम और एसपी ने मुख्तार अंसारी को जब हार गए तो उन्होंने बुलाया था कि आइए और यहाँ की जनता को कंट्रोल करिए। अब उसके बाद हालात ऐसे बिगड़ गए कि वो नासूर बन गया। खैर उन चीज़ों का पटा छेप हो चुका है, लेकिन वहाँ की जनता और गाजीपुर की जनता जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनमें अंसारी परिवार का बहुत बड़ा पैठ है और वोट बैंक है। रह गया सवाल इस बार के मतदान में और इस बार के इलेक्शन में, तो इलेक्शन बहुत ही कांटे का है, क्योंकि देखिए पारसनाथ राय जी भाजपा से हैं, डॉक्टर उमेश सिंह जो दिल्ली के वकील हैं वो बसपा से हैं और अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से हैं। इस दरमियान जो मुस्लिम वोट है और जो यादव वोट है वो टोटल का टोटल जाना है, कुछ कट सकता है लेकिन वो अफजाल अंसारी को मिलेगा। लेकिन जो दलितों की बात की जा रही है, दलित अपने संविधान को लेकर परेशान है और उनका भी कुछ परसेंटेज वोट सपा को यानी अफजाल अंसारी को मिल सकता है। अफजाल अंसारी को फॉरवर्ड वोट भी मिलता है क्योंकि उधर का जो इलाका है वो भूमिहार बेल्ट है और भूमिहार बेल्ट में भी अफजाल अंसारी की एक पकड़ है। लेकिन आने वाले वक्त में इसका हश्र क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी स्थिति तीनों कांटे की टक्कर है। कहीं अगर बसपा का वोट डॉक्टर उमेश सिंह की तरफ घसकता है तो अफजाल अंसारी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी होगी। और भाजपा से जो उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय जी जनता के बीच में पहली बार आए हैं। इन्होंने कभी भी समाज में कोई उस तरह का कैंपेन नहीं किया है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के साथ जो काम किया, उस आधार पे अपने कैंडिडेट को जब मैदान में उतारे हैं, तो इसका कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई देता है। अखिलेश जी, अगर बात करें गाजीपुर सीट की, तो मुख्तार अंसारी की मौत कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है? आपने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि मौत, देखिए मुख्तार अंसारी को मैं किसी माफिया या किसी अपराधी, ऐसे किसी व्यक्ति की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रह गया सवाल कि सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो वो किसी न किसी के पास जाएगा, और या तो अपने नेता के पास जाएगा या सरकार अगर उसकी मदद करती है। मैंने देखा है 80 के दशक में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा, और उस दरमियान जिन लोगों ने, जैसे गरीबों की अगर कोई मदद करता था तो अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के फाटक से वो गरीबों को न्याय मिलता था। जो एक हस्ताक्षर है, वो गरीब जाता था। जैसे छोटी छोटी बातों को ले लीजिए, क्या सरकार के लोग या प्रशासनिक अफसर जो बैठते हैं, तहसील दिवस होता है, थाना दिवस होता है, तो इस मौके पर इन विवादों को हल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सरकार की और प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामी मैं कहूँगा। अगर आपके पास कोई जाता है तो आप जनता के सेवक, तो कम से कम उनकी अपील को तो सुनिए। तो इस तरह का जो एक मैंडेट बन चुका कि नहीं, गरीबों को फाटक से न्याय मिलता है और वहां आज भी लोग जाते हैं, तो इसका फायदा उन्हें मिलेगा। और मुख्तार अंसारी का एक अलग ही रुतबा था, वो आदमी अपराधी था, कैसे अपराध में आया, क्या हुआ, ये पूरा दुनिया जानती है। लेकिन अंसारी ने कभी किसी उस ऐसे गरीब को नहीं, हाँ ठेके पट्टों की बात हो, बड़े बड़े ठेके होते थे, उसमें दोनों तरफ से काउंटर होता था, और काउंटर में जो 20 पड़ जाता था वो उसमें हावी हो जाता था। तो इसमें वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी, और इसी में अपराध का सबसे बड़ा एक ताजमहल खड़ा हुआ। हालांकि ये गलत है, इस तरह से राजनीति में आना और अपराध के जरिए करना ठीक नहीं। लेकिन अफजाल अंसारी का एक जो कैरेक्टर है वो साफ है, स्वच्छ है, और उनको आज भी लोग मानते हैं, जानते हैं, इसलिए थोड़ा उनसे सिंपैथी है। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद भी लोगों का थोड़ा लगाव है कि चलिए, वो कहा जाता है राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तो उसके बाद नहीं, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के साथ सहानुभूति जी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। तो ये हुआ कि लोग भोजपुरी में बोलते हैं ना कि जायद आए मेरी टूअरे के दे देवल जाओ, तो ये इस तरह का जो सेंटिमेंट बना, तो इसका भी एक खामियाजा जो है, इसका भी एक प्रतिफल, इसका भी एक लाभ अफजाल अंसारी को जरूर मिलेगा। चलिए अखिलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे। रीचा जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रही है। जी रीचा जी। मैंने अखिलेश यादव जी की और आजम खान जी दोनों की बात बहुत अच्छे से सुनी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है सोच के कि इतना दुर्दांत अपराधी, मतलब मैंने तो शायद वो आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि प्रशासन, मैं एक घटना का उल्लेख करती हूँ। 29 अगस्त 2009 को अजय प्रकाश एक ठेकेदार थे, उसकी दिन दहाड़े हत्या करी। हत्या के बाद जो उनके गवाह थे राम सिंह, उनकी हत्या करी, और जो उनको सुरक्षा में सिपाही मिला था उसका नाम सतीश कुमार था, उसकी हत्या करी। और उस हत्या करने के बाद वो इस तरीके से सपा सरकार में घूमते थे। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी, आप बीच में बोलिएगा, अगर मैं गलत हूं तब आप कहिएगा। आप किस तरीके से कह रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे। जो आदमी किसी का पूरा घर, और तो और कोई इनके विपक्ष में अगर लड़ता था और जीत जाता था, उसकी भी हत्या करते थे। कृष्णनंद राय जी की हत्या के संग संग उनकी चोटी काटी थी। तो क्या आपको लगता क्या है कि पंडित समाज को इस बात से कभी भी दुख या उसके सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुए होंगे? आप सचिनानंद राय जी की हत्या दिन दहाड़े की गई, ये सारी हत्याएं किसकी थी? इनका क्या घर परिवार, बीवी बच्चे कुछ नहीं थे? इनको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो? और आपको एक अपराधी का सेंटिमेंट चाहिए, आप मुख्तार अंसारी के में फतिया पढ़ने जाते हो। लोधी समाज तो वोट देता है ना किसी को। लोधी समाज के सबसे बड़े नेता बाबू कल्याण सिंह थे, उनके यहाँ 500 मीटर दूरी पे गए क्या अखिलेश यादव जी?
कम से कम आप कुछ सोच के तो बोला करिए। उनके सेंटिमेंट्स वाले वोट आपको मिलेंगे क्या? आप पीडीए की बात करने आते हो, पीडीए में क्या ओबीसी समाज में लोधी समाज नहीं आता कि केवल आपको अल्पसंख्यक और यादव समाज दिखाई देता है? देखिए, आपको भी अच्छे से पता है, यादवों के नाम पे आप बताइए ना अखिलेश जी, कितने यादवों को टिकट दिया है परिवार को छोड़ के? मात्र पीडीए के नाम पे केवल यादव में इनका परिवार है, अल्पसंख्यक के नाम पे वो है जिसकी कोई ना कोई आपराधिक इतिहास है, केवल उसको टिकट मिला है। आम जो स्वच्छ छवि का है उसको नहीं मिला है। और आप जिस अफजल अंसारी की बात कर रहे हैं भाई साहब, वो कोई स्वच्छ छवि के इंसान नहीं है। उन्होंने बहुत जनहित में काम करके बहुत सारा सर्व समाज को लेके चलने वाले नेता वो नहीं रहे हैं। आप इसी समीकरण का फायदा उठा रहे हैं, जो आप एमवाई समीकरण का बात बोल रहे हो ना कि समीकरण हमारे फेवर में है, बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं। उसके बाद भी आप जीत पाए क्या? एक बार तो बसपा जीती, एक बार भाजपा जीती, आपकी धरातल का है। 4 विधानसभा की आप बात करते हैं, किन विधानसभा की बात करते हैं? आप किसी को कब तक गुमराह करेंगे? आज जो योजना सरकार देती है, क्या वो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा कार्यकर्ता देख के योजना दे रही है कि अल्पसंख्यक का मुंह उठा के चेहरा खोल के देखती है कि नहीं तुम अल्पसंख्यक को तुमको योजना नहीं देंगे? देखिए, आप लोग केवल जनता को गुमराह करते हो। जो आपने कहा ना लोकतंत्र, दलित समाज, देखिए आपको भी अच्छे से पता है कि भारत में, पूरे विश्व में अभी तक कोई इतना बड़ा नेता पैदा नहीं हुआ है जो संविधान बदल सके, जो लोकतंत्र की हत्या कर सके। लेकिन कांग्रेस भगवान से भी बड़ी है, उसने संविधान भी बदला है, लोकतंत्र भी बदला है। इसके उदाहरण हमारे सामने हैं। चाहे साहबानों का उदाहरण ले लीजिए, जो एक 80 रुपए का भत्ता देने को आप तैयार नहीं हुए और आपने पूरे संविधान को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किनारे कर दिया। चाहे ओबीसी के आरक्षण को, चलिए हम मानते हैं आप किसानों की बात करते हो, महंगाई की बात करते हो, बेरोजगारी की बात करते हो, मणिपुर की बात करते हो, लेकिन आप बताओ जहां पर, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर आपने किसानों को एमएसपी पे बात करी क्या? वहां पर आपने महिला सुरक्षा की गारंटी दी क्या? संदेश खाली के नाम पे आप चुप हो जाते हो। तो भाई साहब, पहले आप अपनी, जहां राज्य पूरी बहुमत में आप हो, वहां की बात करिए। आपने आरक्षण देने की बात हुई, आपने खुलेआम ओबीसी का पूरा आरक्षण उठा के दे दिया एक अल्पसंख्यक समाज को। जातियां जोड़ के आरक्षण दे रहे हैं, मतलब वो मांग नहीं रहे, लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं तुम लो, क्योंकि तुम हमारे वोट बैंक हो। और वही काम आप यूपी में करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, पूर्वांचल बदलाव के रास्ते बढ़ चुका है। जो पूर्वांचल एक समय पे माफियावाद, धन उगाही, जमीन हड़पने के लिए मशहूर था, मतलब मशहूर के जिसके लिए उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, अब पूरी तरीके से बदल चुका है। बनारस सबसे बड़ा, मतलब वहां पर जाकर पहले 20 लाख के आसपास टूरिस्ट आते थे, आज की तारीख में वहां 2-3 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं। मतलब भारत में नंबर 1 का टूरिज्म दे रहा है बनारस। और इसके अलावा केवल ये भी नहीं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस के भाई साहब बात करते हैं, तो देखिए चाहे मेट्रो हो चाहे एक्सप्रेस वे हो, कोई ना कोई सरकार नींव रख के जाती है, लेकिन बात होती है नियत की। कौन सरकार किस नियत से लगातार काम करती है? आपने एक हाईवे दिया, हमने 50 हाईवे दिया। आपने बनवाई 10 किलोमीटर सड़क, हम बनवाते हैं 37 किलोमीटर सड़क। बात होती है विकास के दर की, तभी तो भारत इतनी जल्दी, आपने 10वें स्थान पे छोड़ा था, हम ले आए 5वें स्थान पे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आज बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, लेकिन आप बात करते हैं समाज की, जाति की। आज के समय तो विपक्ष इतना पागल हो चुका है, जब भी किसी से मिलते हैं राहुल गांधी कहते हैं ए तुम्हारी जात क्या है, तुम किस समाज से हो, तुम किस जाति से हो? भाई साहब, कभी आपने अल्पसंख्यक में किसी से पूछा तुम कुरैशी हो, तुम किस जाति के हो, तुम अंसारी हो? तो आप ये जो विभाजन की राजनीति करते हैं, ये आप भी इस बात को मानिए। देखिए, भारत के नाम पे अगर कोई ये कहता है कि आपने किसको वोट दिया, कहते हैं हमने राष्ट्र के नाम पे वोट दिया, आप कह देते हो तुम तो अंधभक्त हो। मतलब आप पहले ही जान जाते हो, राष्ट्र के नाम पे वोट जाएगा तो मोदी को जाएगा, विकास के नाम पे वोट जाएगा तो मोदी को जाएगा, गरीबों के कल्याण के लिए वोट जाएगा तो मोदी को जाएगा। तो आज के टाइम पे जनता को सब पता है। जवाब ले लेते हैं आजम जी। जी जी, बहुत अच्छा वो चल रहा था, मतलब क्या कहते हैं, प्रवचन सुन रहा था मैं। अभी चुनाव आयोग ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोगों की नियुक्ति में सीजीआई का भी रोल होगा, तब बीजेपी चली जाती है संसद के पास कि नहीं, चुनाव आयोग की नियुक्ति में उसका रोल नहीं होगा, यानी सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का रोल नहीं होगा। ये निर्णय पलट देते हैं, जो कि लोकतंत्र के, स्वच्छ लोकतंत्र या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज आखिर चुनाव आयोग के तमाम सवाल लोग उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? विपक्ष ही नहीं उठा रहा, तमाम पत्रकार भी उठा रहे हैं और तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रही है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को माना गया होता और चुनाव आयोग के नियुक्ति में सरकार के साथ साथ विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज होता, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष हुई होती और आज जो चुनाव हो रहा है उस पर उंगली कोई उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। जब नियत नहीं होती तो इतने सारे मेट्रो
अच्छा लखनऊ में हम सब काम गिना दे तो भाजपा अपने जो है बगले झांकने लगेगी। लखनऊ में अखिलेश यादव जी की जब 12 से 17 में सरकार थी, हमने इकाना स्टेडियम बनवाया। आज जो है तमाम इतने क्रिकेट होता है, इतना टूरिज्म लखनऊ की मिलता है, जिसकी कि ब्रजेश जी बहुत सीनियर पत्रकार है, वो खुद बताएंगे कि सिर्फ इकाना स्टेडियम से लखनऊ को कितना फायदा हो रहा है। HCL हमने बनवाया, उससे कितना रोजगार मिल रहा है। अमूल के हमने डेयरी प्लांट लगवाए, उससे कितना वो मिल रहा है। इस तरह से तमाम ऐसी योजनाएं हम लोग लाए थे उस टाइम, जिसको कि भाजपा अभी भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, जैसे HCL और डेयरी प्लांट को कायदे से चलवा भी नहीं रही है। और सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम था, वो भी नाम इन्होंने बदल के क्या रख दिया, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, यानी बनवाया समाजवादी पार्टी ने, नाम रख लिया इन्होंने। तो नाम रखने में और नाम बदलने में ये माहिर है, तो और कुछ काम नहीं करेंगे काम। अच्छा जब केंद्र की सरकार है इनकी, तो जो एक प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार से तुलना कैसे हो सकती है? केंद्र की सरकार पूरे 28 राज्यों में काम करती है, प्रदेश की सरकार एक प्रदेश में काम करती है। तो इस वक्त अब बेरोजगारी की क्या स्थिति है? अभी 60,000 सिर्फ सिपाही के पद आए थे मैडम, जिसमें 60 लाख लोग सड़क पे घूम रहे थे। उसके बावजूद सरकार नाकाम रही एग्जाम कराने में और पेपर लीक हो गया। अब तक 11 से 12 पेपर लीक हो गए हैं। इससे ज्यादा तो नाकाम सरकार कोई दिखी ही नहीं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा नाकाम सरकार। ये बताएं पेपर लीक क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पिछड़ों, दलितों और ओबीसी के आरक्षण देना नहीं चाहती है सरकार। सरकार को आरक्षण देना होता तो नियुक्तियां करती तो कोई भी विपक्ष कुछ भी कहता रहता है कि आरक्षण खत्म हो रहा, जनता उससे भरोसा नहीं करती। लेकिन जनता आज हमारी आवाज पे भरोसा इसलिए कर रही है, हाँ इन्होंने नौकरियां दी नहीं, पद खाली है। जब पद खाली है तो जनता हमारे उस पर भरोसा कर रही है। इसलिए इंडिया अलायंस के साथ साथ सारे सेंटीमेंट भी हैं और समीकरण भी हैं, जातीय समीकरण भी उस सीट के हैं, सारी चीजें हमारे पक्ष में हैं और हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है आजम जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं ब्रजेश जी का। ब्रजेश जी अगर बात करें बसपा उम्मीदवार की, बसपा के जो प्रत्याशी हैं उमेश सिंह, उन्होंने जब उनका नाम अनाउंस हुआ था तो वो कह रहे थे कि गाजीपुर में 2 माफिया है, एक असली माफिया एक नकली माफिया। कहना क्या चाह रहे थे वो, और क्या लग रहा है आपको उन्होंने जनता के बीच अपनी कितनी पकड़ बनाई है? ब्रजेश जी म्यूट पर हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए बसपा बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ पा रही है, लेकिन एक अजीब विडंबना है। मैंने देखा लोगों से बात की जाके, इतना निश्चित है कि जो मायावती का जो कैडर है, उसका सजाती वोट है, वो कहीं हिलने को तैयार नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, जब उनसे बहुत बात करो तब भी वो कहते हैं कि नहीं साहब हम उनके नहीं जाना मुझको। जबकि भाजपा अलग दावा करती है, समाजवादी पार्टी अलग दावा करती है कि मेरे साथ आ रहे हैं, भाजपा कहती है मेरे साथ आ रहे हैं। जब मैं उनसे बात देखता हूं तो अब 8-10% की बात होने, बाकी 90% एक साथ एक मुश्त अपने हाथी में जा रहे हैं। वो अब मुझसे एक सज्जन मिले थे, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ठीक है मैं सब जाता हूँ वहां तक, हमको यदि मोदी यदि सोने का घर भी बनवा दे तब भी वहां जाऊंगा तो मुझे हाथी दिखता है। वो अजीब बात उन्होंने, अब वो मैंने देखा मतदान में अभी तक जो हुआ है। अब दावा कोई कुछ करे तो ये वोट उनको मिलेगा, बाकी वोट उनको नहीं मिल रहा है। मुस्लिम वोट, यादव वोट, वो एकजुट होकर के वो जा रहा है अफजाल अंसारी। लेकिन मेरा कहना दूसरा है, आप मतदान वाले दिन देखिएगा इस चीज को। मैंने बहुत गहराई से इसको देखा है, हो सकता है यहाँ पर मेरा आकलन सही हो या ना सही हो, लेकिन जो झूठ देखा वो यही है, जो और वोट है उसमें भी एक अलग ढंग से प्रक्रिया होती है। जो सवर्ण वोट है, जो अति पिछड़ा वोट है, वो एक अलग ढंग से काम करता है यदि उस जात का प्रत्याशी नहीं हुआ तो। अब यहाँ पर क्योंकि अफजाल का प्रभाव रहा है, अफजाल का असर रहा है, अफजाल का सीधे संपर्क रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि उनको थोड़ा एज है। बाकी लड़ाई यहाँ बहुत टफ है। आप देखिए धीरे धीरे चुनाव जब मतदान आता है तब लड़ाई सिमटती चली जाती है, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ कैसे लड़ाई सिमट रही है। हाँ इसमें निश्चित कोई बात नहीं है। पारसनाथ राय पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन आपको बहुत एक बड़ी बना पा रहे हैं जनता के बीच, क्योंकि वो तो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
नहीं नहीं, आपको एक चुनाव, एक नया ट्रेंड चला है मतदाताओं के बीच कि कुछ नहीं, बहुत सीधा रहते, चलो कुछ अपना नफा करेगा नुकसान करेगा, सीधा बहुत है। ये भी एक बड़ी संख्या मतदाता ये भी कहते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि उनके वो बहुत सीधे प्रत्याशी हैं, सरल प्रत्याशी हैं, वो ज्यादा वो नहीं है। उनके खिलाफ अफजाल जो है बहुत अनुभवी है, बहुत वो है। अब क्या होगा, लेकिन इतना मैं निश्चित कह रहा हूं कि लड़ाई वहां बहुत कांटे की होने जा रही है। आप जब परिणाम आए तो देखिएगा। मैं ज्यादा इसमें किसी को क्या कहूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन क्या करता है, लेकिन चुनावी चर्चा कर रहा हूं तो चुनाव चर्चा में इतना है कि लड़ाई वहां थोड़ी टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि पिछली बार बसपा से लड़े थे, बसपा का अपना वोटर है, 1.5 लाख ऐसा वोटर, 1.5-2 लाख जो वोट डालता है के वोटर के साथ ये बड़ी विशेषता है कि वो करीब 70% वोट डालता है। अब इस बार परिवर्तन हो जाएगा मतदान वाले दिन तो अलग बात हो जाएगी। अभी तक जो मैं देख रहा हूं, अभी तक जो मैं समझ रहा हूं, उसके अनुसार जो बसपा है वो बहुत बेहतर लड़ाई नहीं लड़ पाई, क्योंकि उसको एक ही वोट जा रहा है, मुसलमान उसको वोट नहीं दे रहे, अन्य वर्ग कोई वोट नहीं दे रहा, इसलिए कितना चमत्कार कर पाएंगे मुझे नहीं लगता। ब्रजेश जी, अगर बात करें तो लगभग 20.5 लाख मतदाता हैं गाजीपुर में, और जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम आबादी 2.70 लाख समथिंग है, दलित मतदाता 4 लाख के आसपास है, और यादव वोटर की बात करें तो 4.5 लाख के करीब है। ओबीसी वोटर की बात करें तो 4 लाख के करीब है। तो अगर इस बार के जातीय समीकरण को देखेंगे आप तो क्या बनता नजर आ रहा है? नहीं, जातीय समीकरण गाजीपुर वो जिला है, गाजीपुर वो जिला है जो हर कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था। ये वो धरती है जहां पर सूरज पांडे, सरजू पांडे जो है कम्युनिस्ट नेता है, उनका बड़ा नाम हुआ, बड़ा सम्मान था। वहां कम्युनिस्टों की पहली धरती उत्तर प्रदेश की वो, जहां पर उनके कारण ही चुनाव, मतलब उनका ही प्रभाव रहता था। और ये वो धरती है कि जिसमें लोग कहते हैं कि गंगा तट पर स्नान करते समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि साहब जिस दिन ये धरती जीत लेंगे उस दिन हम समझ लेंगे कि मेरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। और ये वो धरती है जहां डॉक्टर राही मासूम रजा पैदा हुए। तो ये वो अलग किस्म की धरती है। यहाँ समाजवादी विचारधारा की पोषक रही है, कम्युनिस्ट विचारधारा की पोषक रही है। लेकिन मैं पिछले कई चुनाव देख रहा हूँ तो वहां भाजपा भी बड़ी मजबूती चुनाव लड़ती है। 2014 में मनोज सिन्हा जीते भी, और वो बहुत अच्छा चुनाव लड़े। पिछला चुनाव भी जो लड़े, यदि बसपा से ना होते तो चुनाव उनका वोट बढ़ा था, लेकिन क्योंकि बसपा से थे और दलित वोट एकजुट होकर चला गया उनके साथ, तो हारे बनना बहुत कांटे की लड़ाई हो जाती है यदि वो बसपा से ना होते तो ये स्थितियां हैं। तो अब वो विभाजित है वहां पर, समाज जो है बीजेपी समाजवादी पार्टी, और उसमें क्योंकि पिछली बार बसपा मिल गया था तो वो और तीखी वो वोट हो गया था। इस बार बसपा अलग रहा है। अब वो कितना गुड़ खिलाएगी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा ये समीकरण या बीजेपी के, ये मैं अभी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन लड़ाई इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि लड़ाई वहां बड़ी रोचक होगी और बड़ी कांटे। चलिए ठीक है ब्रजेश जी। रीचा जी, क्या आप लोग फिर से 2014 वाला इतिहास रिपीट करने वाली हैं क्या? जी बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर, जरूर रिपीट करेंगे। जो गाजीपुर है उसे सुहेल देव जी की भी जमीन कहा जाता है। और जैसे मेरे भाई ने 1-2 चीजें बोली थी, मुझे लगा कि अगर ये मेरा अंतिम अभी यहाँ डिबेट में वक्त है तो मुझे बता भी देना चाहिए। आपके यहाँ जो जितने भी ओबीसी समाज के बड़े नेता रहे, कहीं ना कहीं ये आपके अखिलेश जी की जो एक मनमानी और अपने आप को ही सब कुछ समझने की जो आदत है, उसकी वजह से ओबीसी समाज के सारे बड़े नेता, चाहे वो आपके ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे वो पल्लवी पटेल हो, जो क्षेत्रीय पार्टी को नेतृत्व दिया है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमेशा हमारे यहाँ जो भी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपने चिन्ह से चुनाव लड़ा है। अगर निषाद पार्टी है तो वो अपने चिन्ह से लड़ रही है, अगर अपना दल है तो वो अपने चिन्ह से लड़ रही है। लेकिन आपके यहाँ एक बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, लेकिन आप
उन्हें अपने चिन्ह से लड़ा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते तो है पीडीए का नारा, लेकिन आप एक्चुअल में ना ओबीसी का नेतृत्व तो नहीं चाहते। तो ओम प्रकाश राजभर जी की भी जमीन है, आप उनको इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज आपने बोला कि नाम बदल देते हैं, नाम बदलने में बड़े माहिर हैं। आपको ये पता है, आप लखनऊ का ही आपने बोला कि हम लोग बगले झांकने लगेंगे। लखनऊ में केजीएमयू का तो नाम आपने सुना होगा। मायावती जी की सरकार में केजीएमयू का नाम छत्रपति साहू जी महाराज करा गया था। आपको छत्रपति साहू जी से क्या दिक्कत थी जो आपने अपनी सरकार आते दोबारा किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी करा दिया? भाई ये भारत हमारे हिंदुओं का देश है ना, ये तो विदेशी शक्तियों और विदेशों के नाम से नहीं चलेगा ना। और आपके ही शासन आया था, लेकिन आपने उसको बदल के दोबारा कासगंज करा दिया। आप सर्च कर लीजिएगा, आपके यहाँ एक एक दिन में 8-8 जिलों के नाम बदले हैं, क्योंकि आपको संत रविदास जी से दिक्कत है। संत रविदास नगर का नाम आपने बदल के भदोही कर दिया। तो ऐसा नहीं होता, आप इसी भारत में रह रहे हो, यहीं पर संत महात्मा है। संत रविदास जी बहुत बड़े महात्मा, प्रचारक और वो रहे जिनका उच्चारण सिख कम्युनिटी में की किताबों में है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपने नाम नहीं बदले, तो भाई साहब आपको केवल फायदा मिला है सोशल मीडिया का। अगर सोशल मीडिया उस समय होता तो आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते। तो जिस तरीके का नेतृत्व तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, चाहे वो ओबीसी समाज को हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे महिला की सुरक्षा का हो, तो इस बार अंत्योदय की स्थापना, गरीब के कल्याण की भावना और सुशासन की अवधारणा, इन 3 विचारों से और कार्यकर्ता की मेहनत से हम लोग 400 पार करने जा रहे हैं। चलिए ऋचा जी, समय की कमी, आखिरी कमेंट आजम जी से ले लेते हैं। जी आजम जी। जी बहुत अच्छा हुआ इन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा का जिक्र करके खुद ही जो है बाबू सिंह कुशवाहा की ही पत्नी शिव कन्या 2014 में चुनाव लड़ती हैं और 3.25 लाख वोट उन्हें मिलता है। और वो यकीनन कहीं न कहीं मौर्य और कुशवाहा का वहाँ जो वोट है वो 2.5 लाख वोट है। तो वो वोट तो भी हम लोग गिन ही नहीं रहे थे कि वो भी हमारे पक्ष का वोट है। तो आप लोगों ने विरोध क्यों किया था जब उनको टिकट मिला था? आप लोगों ने तो खुद ही विरोध किया कि वो वहां के रहने वाले नहीं, और शिव कन्या हमारी प्रत्याशी रह चुकी है और बाबू सिंह कुशवाहा आज हमारे साथ है। इसका मतलब कहीं न कहीं मौर्य कुशवाहा साग का वोट भी हमें मिलने जा रहा है। आपको पसंद नहीं था क्या? जन अधिकार पार्टी बेकार है क्या? आपने जन अधिकार पार्टी से वो तो उनकी चॉइस है, हमने तो कंपेल नहीं किया। जो आदमी प्रत्याशी है उसे शिकायत नहीं है, जो आदमी प्रत्याशी है उसे शिकायत नहीं है। भाजपा को शिकायत है कि जन अधिकार पार्टी के नेता सपा के साथ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब विरोध किया आपके कार्यकर्ताओं ने? नहीं, हमारे कार्यकर्ता में चुनाव लड़ा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी खबर आपको किसने दे दी? आप देखिए ना, आप थोड़ा कम एक्टिव रहते हैं क्या जमीन पे? देखिए ना, आपके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया कि तो बाहर के, आप इनको जौनपुर से क्यों बाहर के हैं वो एक दूसरी बात हुई, लेकिन इस बात भाई वो जौनपुर के अगर कोई लोकल आदमी कहता है कि जौनपुर का प्रत्याशी दीजिए, ये उसकी चॉइस हो सकती है, लेकिन संगठन में ही चुनाव लड़ा रहा है ना। ये ऐसा तो है नहीं कोई भाजपा में आके चुनाव लड़ा रहे। नहीं भाई, बाबू सिंह कुशवाहा जी आप जीत जाइए, हमें कृपा शंकर सिंह को हराना है। बात ये सही है। वैसे बाबू सिंह कुशवाहा जी एनआरएचएम के घोटाले में शामिल थे और हत्या के आरोपी है, ये भी बता दीजिए। क्योंकि धनंजय सिंह अब अपराधी नहीं दिखेंगे। जिस धनंजय सिंह को धनंजय सिंह जाते हो वो आपको अपराधी नहीं दिखते हैं। जनता बाहुबली है। नहीं, धनंजय सिंह क्या है? धनंजय सिंह क्या है फिर आपकी नजर में? भाजपा के नजर में धनंजय सिंह का क्या रोल है? भाई साहब, भाजपा के नजर में धनंजय सिंह का क्या रोल है? राजा भैया हो चाहे धनंजय जी हो, सारे के सारे बाहुबली हाशिए पे जा चुके हैं। अब दबदबा केवल जनता का है। नहीं, अरे ये एक्टिव खुद ही नहीं है, ये तो खुद ही एक्टिव नहीं है। धनंजय सिंह आज के दिन में भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, कृपा शंकर सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं और अमित शाह जी से मिल के आए हैं और उनकी पत्नी श्री कला जी और अमित शाह जी का फोटो वायरल हो रहा है। आम जनता की तरह तो वही तो कह रहे हैं। अब आपको मतलब जब आपके साथ हो गया तो वो बाहुबली नहीं है, जब आपके साथ हो गया तो वो अपराधी नहीं है, बाहुबली नहीं है। यही तो दोहरी नीति है, यही तो दोहरी नीति है भाजपा की। भाजपा के साथ है तो आप भ्रष्टाचारी नहीं है, भाजपा के साथ है तो आप भ्रष्टाचारी नहीं है, भाजपा के साथ है तो आप अपराधी नहीं है। जैसे अजित पवार आपके साथ आ जाते हैं तो भ्रष्टाचारी नहीं है, और जिस तरह से वो आ जाते हैं, हेमंत शर्मा, विश्व शर्मा आ जाते हैं, वो नहीं है।
और शुभेंदु अधिकारी ये मैंने तो सारे के सारे अपराधी लाइन से गिना दिया आपको, आप तो गिनते नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा जी पे भी तो हत्या का आरोप लगा है, के घोटाले के आरोप नहीं, जो आपके भाजपा में वॉशिंग मशीन में धुल गए वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे मैडम। ये दोहरापन जनता देख रही है, ये दोहरापन जनता देख रही है और जनता आपको सबक सिखाने जा रही है। आजम जी ठीक है, आखिरी कमेंट ब्रिजेश जी से ले लेते हैं क्योंकि समय की कमी है। ब्रिजेश जी, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जब राजनीति की बात होती है खासकर पूर्वांचल की, तो बाहुबली नेताओं का नाम उठ ही जाता है। हाँ, लेकिन अब कम हुए हैं, पहले बहुत ज्यादा थे, थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। और अब धीरे धीरे आप देखिएगा सफाई की तरफ जा रहे हैं। पहले तो ये था कि हर सीट पर अपराधी ढूंढे जाते थे, हर सीट पर लड़ाए जाते थे, ये माना जाता था कि जो जिताऊ है उसी लड़ाया जाएगा। और बाहुबली जो है वही राजनीति में प्रभावित है। धीरे धीरे कमी आई है, कुछ 2-4 बचे हैं, जल्दी विदाई आप उनकी भी देखेंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। दरअसल अब नतीजा 4 जून को ही सामने आएगा कि इंडिया गठबंधन आगे होता है या एनडीए गठबंधन। हालांकि सब अपने अपने आकलन लगा रहे हैं, सब अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन इन सब का सटीक नतीजा तो 4 जून को ही सामने आएगा। तब तक थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।